नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने लेकर केमिस्ट्री का ब्रह्मास्त्र वीडियो। आप इधर-उधर की वीडियोस जो देख रहे हैं, चैप्टर वाइज़ आप कंटेंट ढूँढ रहे हैं, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स, आपको एमसीक्यू, आपको रेलेवेंट क्वेश्चन्स, ये सब चीज़ जितनी भी डिमांड है, वो सारी डिमांड मैं आपकी पूरे करने वाला हूँ। और ये जो केमिस्ट्री का मैंने ये ब्रह्मास्त्र वीडियो बनाया है, ये वीडियो 2 से ढाई घंटे का रहेगा। अगर आप लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं, तो डेफ़िनिटली आप आगे की वीडियो मत देखो, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल भी ना तो व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में रखना चाहता हूँ, ना मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ज़बरदस्ती चीज़ों को पढ़ें। लेकिन हाँ, ये बात मैं पक्की कहता हूँ, अगर आपने वीडियो देख लिया तो डेफ़िनिटली आप केमिस्ट्री का हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, ये बात मैं लिख कर आपको एश्योर करता हूँ। क्योंकि यहाँ मैं जो क्वेश्चन्स आपको समझाऊँगा उसमें इतनी एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसलिए कॉपी, पेन जो भी आप लेकर बैठ सकते हैं, वो लेकर बैठ जाइए। अगर आप नहीं बैठ सकते तो दिमाग सिर्फ़ वीडियो पे लगाइए। पीडीएफ चाहिए, पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वो भी फ्री में। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा ही देखना पड़ेगा। आप मतलब कोई भी शॉर्टकट निकालने की कोशिश ना करें। 2 से ढाई घंटे की वीडियो को अगर आप 1.5x पे भी लगाएँगे, तो भी आप बहुत आराम से 1 सवा घंटे के अंदर पूरी वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, सब कुछ कांसेप्ट इसी में ही कंप्लीट आपके कवर हो जाएँगे, जितने भी कांसेप्ट पूरी केमिस्ट्री में आपको पढ़ने हैं। ठीक है? तो आइए हम अपना चैप्टर वाइज इसको स्टार्ट करेंगे और पूरी वीडियो जो पूरा लेक्चर होगा उसमें आपको कंप्लीट केमिस्ट्री के सारे चैप्टर पूरे करवा दिए जाएंगे और विद उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर, जैसे कि केमिस्ट्री अगर आप किताब आपने कभी खोली हो, देखी हो, तो आपने देखा होगा पहला ही चैप्टर आपको केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मिलता है। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर को हम सबसे पहले अपना कंप्लीट करेंगे, देन चैप्टर वाइज हम आगे की तरफ चलते चलेंगे। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और वो क्वेश्चन है कि अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है, ठीक है? डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। एक डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को धीरे-धीरे एक बीकर जिसके अंदर एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन रखा हुआ है, उसके अंदर मिलाया जाता है। इसके मिलाने पर एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से लाइट पर्पल कलर जो आपका किसका होता है, लाइट पर्पल कलर आपका परमैंगनेट का होता है। जो पर्पल कलर का परमैंगनेट सॉल्यूशन है वो आपका फेड होने लगता है, यानी कि कलरलेस होने लगता है। ठीक है, और आपको बताना है तो इसमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्टिविटी पर पूछा हुआ सवाल है और आपसे सीधा सीधा क्या कहा है वो चीजें भी आपको समझ आ गई हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं। ठीक है, हमसे कहा गया है कि एक फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है। फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो आप जानते हो फेरस सल्फेट मतलब FeSO4। ठीक है, आप फेरस सल्फेट सॉल्यूशन की एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन में करवाते हैं। देखो, परमैंगनेट का तो फॉर्मूला आप जानते हो, परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है। जब वो एसिडिफाइड की बात कर रहा है तो यहां पर हम H2SO4 को और मिला देते हैं। एक बीकर के अंदर तो ये एसिडिफाइड आपका सॉल्यूशन भरा हुआ है। ठीक है, एसिडिफाइड सॉल्यूशन है ये। और एसिडिफाइड सॉल्यूशन भी किसका है? आप कहोगे ये जो एसिडिफाइड सॉल्यूशन है ये किसका है? परमैंगनेट का सॉल्यूशन है। ठीक है, KMnO4 का सॉल्यूशन है। ये जो आपका SO4 है, इसको क्या कहा जाता है? दिस इज नोन एज फेरस सल्फेट। ये आपका फेरस सल्फेट है। ठीक है, जब आप इस इन दोनों को बीकर्स में इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिलाते हो तो क्या होता है? ये जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ये जो परमैंगनेट सॉल्यूशन आपका बना है एसिडिफाइड, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर होता है। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही फेरस सल्फेट को इसमें मिलाया जाता है तो क्या होता है? एक रिएक्शन होती है जिसकी वजह से ये पर्पल कलर से डिसअपियर हो जाता है, यानी कि कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अब कलरलेस क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। जब ये रिएक्शन होती है तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। एक प्रोडक्ट बनता है हमारा Fe2SO4 का होल थ्राइस। देखो, बैलेंसिंग अभी मैं इसकी कर नहीं रहा हूं, अभी सिर्फ मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर समझाऊंगा। Fe2SO4, देखो जैसे ही FeSO4 से Fe2SO4 बनेगा तो ये फेरस सल्फेट नहीं बल्कि ये फेरिक सल्फेट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? फेरिक सल्फेट कहलाएगा। अब फेरिक सल्फेट और फेरस सल्फेट में अंतर क्या है वो भी अभी मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा आपका मैग्नीज सल्फेट, यानी कि MnSO4 प्लस तीसरा आपका प्रोडक्ट बनेगा K2SO4 और एक आपका निकल जाएगा बाहर वाटर। ठीक है, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, अभी आपने देखा कि जो रिएक्टेंट साइड था वहां K और Mn एक साथ मौजूद थे, लेकिन यहां पर Mn और K ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। तो पहली बात आप दिमाग में रखेंगे कि किसी भी परमैंगनेट सॉल्यूशन का जो कलर पर्पल होता है वो हमेशा उसके मैग्नीज आयन की वजह से होता है। क्योंकि अगर मैं KMnO4 को
ठीक है, डिसोसिएट करूंगा तो यहां पर K पॉजिटिव होता है और MnO4 जो आपका है ये आपका नेगेटिव होता है। और यही जो मैग्नीज आयन है यही पोटेशियम पर मैग्नेट को पर्पल कलर देते हैं। क्या देते हैं? पर्पल कलर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप फेरस सल्फेट को इस एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो उसके मिलाते ही क्या होता है, ये दोनों आयंस अलग अलग टूटकर एक अपना नया कंपाउंड बना देते हैं। यहाँ मैग्नीज सल्फेट बनता है और यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट बन जाता है। ठीक है, जैसे ही मैग्नीज पोटेशियम से अलग होता है वैसे ही उसका कलर पर्पल से धीरे धीरे कलरलेस हो जाता है। और पानी तो आपको पता है वो तो आपका एक्वस सॉल्यूशन में मिलाया ही जा रहा है। ठीक है, वाटर तो आपका बचेगा ही बचेगा। फिर अब एक्चुअल में क्या हुआ, अगर मैं फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट को देखूं तो मुझे एक चीज तो देखने को मिल रही है कि यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा फेरस सल्फेट में सिर्फ 4 थी, लेकिन यहां अगर मैं ऑक्सीजन देखूंगा तो 4 थी या 12 यहां पर ऑक्सीजन बढ़ चुकी है। यानी कि ये तो मैं क्लियर कह सकता हूं कि जो मेरा फेरस सल्फेट है वो यहां से और यहां अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि मेरे फेरस सल्फेट का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। और ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुआ है, तो याद रखना ये एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन की वजह से ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, अगर ये रिड्यूस नहीं होता तो ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीडाइज होने के लिए किसी को तो रिड्यूस होना पड़ेगा। तो यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट ने खुद को रिड्यूस किया, किसको ऑक्सीडाइज करने के लिए, फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइज करने के लिए। ये इस पूरी रिएक्शन का आपका मैकेनिज्म है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वो यही कह रहा है कि अगर डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन को परमैंगनेट सॉल्यूशन में मिलाया जाए तो उसका लाइट पर्पल कलर फाइनली डिसअपियर हो जाता है। कौन सा एक्सप्लेनेशन है? क्या KMnO4 यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा? अब देखो, जो रिड्यूस होता है वो बिहेव करता है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ लो, जो भी ऑक्सीडेशन करेगा, जो भी ऑक्सीडेशन करेगा वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो भी रिडक्शन करता है वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट हमेशा अपोजिट काम करते हैं ना। अगर कोई रिड्यूस नहीं होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइज कैसे होगा? आपकी जेब से पैसा नहीं निकलेगा तो आपका बीमा कैसे होगा? समझ रहे हो ना? जैसे LIC के एजेंट होते हैं, जैसे किसी भी अदर इंश्योरेंस कंपनीज के एजेंट होते हैं, तो एजेंटों का काम क्या होता है? आपको रिड्यूस करके ऑक्सीडाइज करवाना। तो ऐसे ही रिएक्शन में भी यही काम होता है। यहां पर KMnO4 ने खुद को रिडक्शन किया टू प्रोवाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसको? फेरस सल्फेट को। फेरस सल्फेट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया। जैसे ही फेरस सल्फेट पर ऑक्सीडाइजिंग पहुंची, जैसे ही फेरस सल्फेट पर ऑक्सीडाइजेशन पहुंचा, तुरंत फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में बदल गया। अंतर क्या होता है? फेरस सल्फेट की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर है, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना होगा? दैट इज 2। लेकिन अगर आप यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करोगे तो वो आपका निकल के आएगा 3। देखो, ऑक्सीडेशन नंबर अभी मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से समझा देता हूं, वैसे ही क्लास 11th में बताया जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ FeSO4 बाई केमिकल कंपाउंड्स आपने बनाने सीखे, क्लास 9th में भी बहुत आराम से सीखे बनाने। अगर हम इसके ऊपर इसके आयंस लिखे तो आप जानते हैं SO4 के पास माइनस का 2 आयंस होता है। अगर कोई भी आयोनिक कंपाउंड बनता है तो वो तभी बन सकता है जितने उसके पास नेगेटिव चार्ज है उतना ही उसके पास पॉजिटिव चार्ज भी हो। तो Fe के पास यहाँ पर प्लस का 2 रहा होगा, तो यानी कि मैंने वही तो कहा कि यहाँ पर फेरस सल्फेट में जो फेरस जो आपका आयरन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर 2 है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर चेक करोगे ना, फेरिक सल्फेट में, यहाँ SO4 की वैलेंसी आप जानते हो -2 होती है। ठीक है, और वो 2 जो हम जब हम कोई भी कंपाउंड बनाते हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई कैसे होती थी? क्लास 9th में याद है? जैसे अगर मैं मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा हूँ, MgCl बना रहा हूँ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 लिखता था, Cl की वैलेंसी 1 लिखता था और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करता था। यानी कि Mg में जो मल्टीप्लाई होती थी वो Cl की वैलेंसी होती थी और Cl में जो मल्टीप्लाई होती थी वो Mg की वैलेंसी है। तो ये जो 2 लिखा हुआ है नीचे, ये किसकी वैलेंसी है? SO4 की वैलेंसी है। तो इसका मतलब ये 3 किसकी वैलेंसी होगी? आयरन की। तो यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? जो पहले ऑक्सीडेशन नंबर 2 था, अब वो ऑक्सीडेशन नंबर उसका 3 हो गया। इसका मतलब फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बन गया, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग हो गया। तो वही आपसे उसने पूछा। देखो, इतना मैंने सब कुछ समझाया सिर्फ आपको एक MCQ अटेम्प्ट करवाने के लिए, क्योंकि कल को कुछ भी क्वेश्चन यहां से उठे आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो FeSO4 खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि वो तो खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, दूसरा, कलर डिसअपियर हुआ है क्योंकि कोई रिएक्शन ही इन्वॉल्व नहीं हुई। भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, रिएक्शन तो हुई है। ठीक है, KMnO4 अनस्टेबल कंपाउंड है और डिकम्पोज होता है, नहीं, ये भी बात गलत है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है कि KMnO4 ने खुद को रिड्यूस किया है सिर्फ ऑक्सीडाइज करवाने के लिए, किसको? फेरस सल्फेट को। यानी कि KMnO4 एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और उसने ऑक्सीडाइज करवा दिया FeSO4 को। भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मुझे पता आप में से बहुत लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए पहले ही आंसर दे दिया था, लेकिन मैंने आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन दिया और मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ भी आया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक आपको फॉलोइंग एक रिएक्शन दी हुई है और उस रिएक्शन के 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बात पूछिए कि विच
टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, ये कौन से टाइप की रिएक्शन? भाई देखो, पहले मैं आपको हर एक बात समझा देता हूं। अगर कभी भी आपसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछा जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की सीधी सीधी पहचान होती है जब कोई भी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो हमेशा एक सिंगल प्रोडक्ट अगर बना दें तो ऐसी रिएक्शन को आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हो। याद रखना, जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड एक साथ रिएक्ट करें और उनके रिएक्ट होने पर सिंगल प्रोडक्ट बने, केवल तभी आप उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहोगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हो, अगर मैं Mg को Cl2 के साथ रिएक्ट करवाऊं तो मेरे पास एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा जो क्या होगा, MgCl2। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या याद रखना है, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, जबकि यहां प्रोडक्ट कितने हैं, दो। कॉम्बिनेशन तो खत्म हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट ये होता है जब कोई भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को जो है क्या करता है, डिस्प्लेस करता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों साइड से आयंस एक्सचेंज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है NaCl, ठीक है, और यहां मैंने लिख दिया ZnSO4। अब क्या होगा भाई, आपको पता है Na और Zn में सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? आप जानते हो Na सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। सोडियम पोटेशियम आपने पढ़ी है ना रिएक्टिविटी सीरीज, तो सोडियम बहुत आराम से किसको डिस्प्लेस कर सकता है, Zn को। जैसे ही वो Zn को डिस्प्लेस करेगा तो यहां पर कौन जुड़ जाएगा, यहां पर जुड़ जाएगा Na, और Na जुड़ते ही कंपाउंड बनेगा सोडियम सल्फेट जो कि Na2SO4 होता है। अब Zn कहां जाएगा भाई, Zn अकेला थोड़ी घूमेगा, Zn अपना अपना कोई पार्टनर ढूंढ रहा होगा। Zn कहेगा मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन, मेरे जैसा कौन। लेकिन Zn कहेगा अच्छा इसके पास तो Cl भी था, तो Zn कहेगा Cl क्या तू मुझसे दोस्ती करेगा? तो Zn तुरंत Cl को एक प्रपोजल डालेगा दोस्ती का, क्योंकि 14 फरवरी आ रही है तो Cl बिल्कुल मना नहीं करेगा, और ऐसे ही आपका एक कंपाउंड बन जाएगा ZnCl2, जिसे आप जिंक क्लोराइड कहते हो। तो यहां पर आपने देखा दोनों तरफ से आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ। Na ने भी डिस्प्लेस किया Zn को, और Zn ने Cl के साथ अपनी बॉन्डिंग बना ली। जब बोथ साइड से आयन एक्सचेंज होते हैं तो इस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अगला आता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। भाई डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है ब्रेक डाउन, टूटना। ठीक है, और टूटता आदमी सिर्फ तीन बातों पर है ना, अपने पर्सनल मैटर मत लाना। तीन चीजों में टूटती है कोई भी रिएक्शन, या तो आप उसे हीट दे दो, ठीक है, या तो आप उसे लाइट दे दो, या फिर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दे दो। कुछ रिएक्शंस हैं जो हीट के होने पर ब्रेक डाउन होती हैं, कुछ रिएक्शंस है जो लाइट से ब्रेक डाउन होती हैं, कुछ रिएक्शंस है जो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक डाउन होती हैं। तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या है कि यहां पर पहचान किया होती है कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट आपके पास होता है एज अ फॉर्म ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड की फॉर्म में होता है। जैसे ही आप इसका ब्रेक डाउन करवाते हो, वेदर इन टर्म्स ऑफ हाइट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही ये ब्रेक डाउन होता है तो कंपाउंड अलग अलग टूट के एक एलिमेंटों में टूट जाता है, ऐसे टूट जाता है। तो इसकी पहचान क्या होती है कि सिंगल रिएक्टेंट होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल रिएक्टेंट होता है, ठीक है, जबकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट होता है। तो यहां पर और यहां पर अंतर समझ रहे हो कि डीकंपोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिंगल प्रोडक्ट बनता है, जबकि डीकंपोजिशन रिएक्शन में सिंगल रिएक्टेंट। ठीक है, अब बचा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी क्या है। डिस्प्लेसमेंट वाली कहानी ये है कि अगर यहां पर केवल Na होता, मतलब दोनों साइड से अगर डिस्प्लेसमेंट ना हो, सिर्फ एक साइड से हो, जैसे Na होता और इधर आपने कंपाउंड बना हुआ होता MgCl2। अब आप जानते हो Na जो है ना, सरकारी नौकरी लगा हुआ आदमी है, ठीक है। अब सरकारी नौकरी लगा हुआ आदमी, तुम्हें पता है, बहुत आसानी से रिश्ता ले जाता है, ठीक है। ये बेचारा आशिक है, अब ये कुछ नहीं करता, अभी कुछ नहीं करता तो शादी किसके साथ जाएगी, शादी तो जाएगी सरकारी नौकर के साथ, ठीक है। तो जैसे ही ये Mg के पास, मतलब जैसे ही Cl को पता चलता है कि भाई Na की तो सरकारी नौकरी है, तो Mg को बेचारे को क्या मार दी जाती है, लात मार दी जाती है। और जैसे ही Mg को लात मार दी जाती है, Mg हो जाता है तनहा, बेचारा अकेला पड़ जाता है, और Na किसके साथ जुड़ जाता है, Cl के साथ जुड़ जाता है, और कंपाउंड बना देता है NaCl। यहां पर Mg को कोई मिला ही नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि Mg की सरकारी नौकरी थी ही नहीं। तो इसका मतलब Mg बेचारा तनहा, अकेला, बेसहारा इस दुनिया में यूं ही फिरता रहेगा। तो केवल एक ने ही डिस्प्लेसमेंट किया, इसलिए इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। अब आप मुझे खुद बता दो, क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? आप कहोगे सिंगल प्रोडक्ट तो है ही नहीं, नहीं है। क्या ये डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है? आप कहोगे सिंगल रिएक्टेंट ही नहीं है, डिकम्पोजिशन भी नहीं है। पहले और तीसरा ऑप्शन तो नहीं है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि तो पता चल गया कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या डबल डिस्प्लेसमेंट हो सकता है?
आप कहोगे यहां पर साफ साफ दिख रहा है जी, कॉपर बेचारा तनहा अकेला घूमा हुआ है, कॉपर के साथ तो कोई जुड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब है डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप सोचो मैं इसका आंसर डायरेक्ट भी आपको बता सकता था, लेकिन इतनी सारी चीजें जो मैं आपको ये बकवास जितनी मैंने काटी है ना, ये सिर्फ इसलिए काटी है कि आपको मैं इसके टेक्निक समझा सकूं कि जब आपको एमसीक्यू मिलेंगे, जब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जरूरी थोड़ी है ये क्वेश्चन मिल जाए, हो सकता है ना कि रिएक्शन बदल के आ जाए, लेकिन आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आइए। क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द वाटर। यार अभी तो समझाया कि कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रिसिटी, हीट और लाइट, इन तीनों में जो भी रिएक्शंस होती हैं वो तीनों रिएक्शन ब्रेक डाउन करने के लिए होती हैं, किसको, किसी भी कंपाउंड को, और ऐसी रिएक्शन को आप क्या कह रहे थे, डीकंपोजिशन रिएक्शन, खत्म कहानी, सिंपल सा आंसर है। बेसिक मैंने वहां समझा दिया, आंसर हमने यहां लगा दिया। ठीक है, डीकंपोजिशन रिएक्शन होगी। आप वाटर का क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो ना भाई, जब आप पानी से इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे तो क्या होगा, जो आपका H2O है ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा और टूट कर क्या बनाएगा, H2 और प्लस O2। ठीक है, तो ये जो आपका H2 और O2 का जो ब्रेक डाउन हुआ है, ये क्यों हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है पानी का। ठीक है, जैसे अभी हम आगे भी समझेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कैसे होता है, वैसे मैंने ये अपने पिछले वीडियोस में भी समझाया, जहां मैंने पूरी केमिकल जो एक्टिविटीज है पहले चैप्टर की वो सारी मैंने समझाई थी, उसमें मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से समझाया हुआ, डिटेल्ड में समझाया हुआ एकदम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप बताओ, आपके सामने एक रिएक्शन लिखी हुई है, मैग्नीज ऑक्साइड की रिएक्शन करवाई गई है, दिस इज नोन एज द मैग्नीज ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवा दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और हमारे पास कंपाउंड क्या बनकर आया, ये क्या लिख दिया है इसने, ये रिएक्शन MnO2 आपका पानी बन गया। ठीक है, Cl2 बन गया। भाई देखो, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। ठीक है, यहां पर रिएक्शन पूरी नहीं है तो मैं इसको कंप्लीट रिएक्शन लिख देता हूं। पूरी रिएक्शन आपकी है MnO2 प्लस 4HCl गिव्स क्या देता है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। फाइनल पीपीटी जो आपको मिलेगी, जो ये पीडीएफ आपको मैं दूंगा, उस पीडीएफ में मैं इसको करेक्ट कर दूंगा। फिलहाल इसकी पूरी रिएक्शन ये है कि MnO2 की रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करते हैं तो हमारे पास कंपाउंड बनता है MnCl2, मैग्नीज क्लोराइड, वाटर बनता है और क्लोरीन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। अब आपको देखते ही पता चल रहा है Mn, और अगर इसको कंपेयर करो, भाई यहाँ Mn के साथ ऑक्सीजन थी, यहां कहीं ऑक्सीजन दिख रही है, नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, तो इसका मतलब इसका तो रिडक्शन हो गया, इसका तो रिडक्शन हो गया। ऑक्सीडेशन तो तब होता है जब या तो ऑक्सीजन जुड़ रही हो या फिर हाइड्रोजन हट रहा हो। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे यार HCl के साथ पहले Cl था और अब H के साथ कौन मौजूद है, वाटर, वो सॉरी ऑक्सीजन, तो इसका मतलब यहां पर क्या हुआ है, यहां हुआ है ऑक्सीडेशन। आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो अब आप खुद बताओ कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यहाँ पर HCl ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ऑब्वियस सी बात है। MnCl2 तो हुआ ही नहीं है, MnCl2 तो रिड्यूस्ड हुआ है, MnO2 ने रिडक्शन दिया है और H2O ने ऑक्सीडेशन पाया है। ठीक है, तो यहां पर ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ है, आपका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है HCl। कौन हुआ है, HCl, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अगले उस पर आते हैं क्वेश्चन पर। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, क्या उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन दो दो चीजों से मिलकर बनती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक आपका होता है रिडक्शन। रिडक्शन, अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में दो बातें याद रखनी है, या तो गेन होता है ऑक्सीजन का, या तो ऑक्सीजन गेन करती है, या फिर रिमूवल होता है हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन में भी दो बातें होती हैं, या तो यहां में थोड़ा सा अपना ये कलर चेंज कर लेते हैं ना, या तो, अरे ये क्या ऐसा कलर आ गया हमारे पास, अ, या तो गेन होगा, नहीं दिख रहा ना, ये भी नहीं दिख रहा, चेंज कर लेते हैं, और कौन सा कलर लें, चलो रेड से देख ले, या तो गेन होगा हाइड्रोजन का, ठीक है, या फिर रिमूवल होगा इसका, ऑक्सीजन का, O2 का।
तो अब आपको यहाँ ये बताना है कि रिडक्शन में क्या होता है। आप कहोगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल नहीं है जी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये तो है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो ये भी है। ये तो दोनों ही बातें यहाँ पे ट्रू है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन में नहीं होता। तो इसका मतलब है यहाँ पर बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही है। ठीक है, रिडक्शन में दोनों बातें होती हैं, या तो हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर रिमूवल हो जाती है ऑक्सीजन। तो ये दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं, दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होंगे। जरूरी नहीं है कि आपको चार में से एक ही ऑप्शन ढूंढना था, मैंने ही यहाँ पर सेट किया हुआ है कि दो ऑप्शन भी ट्रू कर सकते हैं हम। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको एक रिएक्शन दी गई है। ठीक है, ये रिएक्शन है, Fe की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई गई है, जिसके बाद आपको क्या मिला है, फेरिक ऑक्साइड, और आपकी गैस बाहर निकली है हाइड्रोजन गैस। चार ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, आपसे पूछा गया इसमें से कौन सी ऑब्जर्वेशन ठीक है। क्या आयरन मेटल यहाँ पर ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पर आयरन खाली अकेला Fe था, जबकि यहाँ Fe के साथ ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये बात बिल्कुल ट्रू है। ये बात बिल्कुल ट्रू है कि फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद कह रहा है वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या ये जो हाइड्रोजन है, मतलब ये जो वाटर है, क्या ये रिड्यूस हुआ है। देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर ऑक्सीजन थी, पर प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो हाँ ये रिड्यूस हुआ है। तो हाँ ये भी बात सही है कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। क्या वाटर, अब ये इंपॉर्टेंट है भाई, एजेंट आपको समझने, वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट या वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी मैं आसान करने के लिए आपको सीधा बता देता हूं। जो ऑक्सीडेशन करता है, बस याद रखना, जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एजेंट हमेशा उल्टे होंगे, ऑक्सीडेशन में रिडक्शन एजेंट होगा और रिडक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब आपसे कह रहा है पानी क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, आप कहोगे पानी का तो रिडक्शन हुआ है। अब रिडक्शन अगर हुआ है तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 सही है, थर्ड गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आपको यहाँ चार रिएक्शन दी गई हैं और आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें क्या हो, जिसमें आपका डिस्प्लेसमेंट हो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक्सचेंज ऑफ आयंस हो, एक्सचेंज ऑफ आयंस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर दे किसको, वो डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव। ठीक है, अब ये तो भाई आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है, इसका तो आप मुझे टाइप खुद ही बता दो यार। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, ये भी कभी नहीं हो सकता, सिंगल रिएक्टेंट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। पानी की बात करें, पानी का तो अभी मैंने बताया। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सिंगल प्रोडक्ट है, और सिंगल प्रोडक्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। इसका मतलब तीन ऑप्शन तो मैंने सीधे एलिमिनेट कर दिए क्योंकि मुझे बेसिक पता है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर बी ही सही आंसर है। और आप ऑप्शन नंबर बी की अगर रिएक्शन की मैकेनिज्म देखोगे तो आपको दिखेगा, जब आप सोडियम और वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मिलेगा और वाटर मिलेगा। अब आप खुद बताओ Na ने क्या किया है, Na ने यहां से हाइड्रोजन को ही तो डिस्प्लेस किया है, क्योंकि Na कर सकता है, क्योंकि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में Na सबसे ऊपर बैठा हुआ है। पोटेशियम और सोडियम दोनों एक साथ ही बैठे हुए होते हैं ना, सबसे पहले पोटेशियम और फिर नीचे बैठा हुआ होता है आपका सोडियम। पढ़ा होगा कैटिना ने कार मांगी एल्टोजेन फरारी, पढ़ा है ना। तो उस तरीके से सबसे पहले पोटेशियम, पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है और उसी के नीचे बैठा हुआ होता है सोडियम। तो सोडियम और पोटेशियम किसी को भी डिस्प्लेस कर सकते हैं क्योंकि वो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको हटाने वाला नहीं है। अगर ये रिएक्शन कुछ ऐसी होती, अब सपोज करो, क्या इसका वाइस वर्सा पॉसिबल कर सकते हो आप। अब इसका वाइस वर्सा यानी कि अगर यही रिएक्शन हो NaOH प्लस H2, क्या ये रिएक्शन कर पाओगे आप। अब आपको पता है हाइड्रोजन सोडियम को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि भाई हाइड्रोजन इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, तो दैट्स वाई यहां पर कोई रिएक्शन आपको दिखेगी ही नहीं। यहां पर कोई रिएक्शन आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि रिएक्शन तभी होती है ना जब मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करे या दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ आयंस हो। ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम रिबन। भाई ये मैंने अपनी एक्टिविटी में भी समझाया कि मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसको जलाने से पहले हम रब करते हैं क्योंकि उसके ऊपर कोटिंग चढ़ी हुई होती है। और वो कोटिंग किसकी होती है? तो वो कोटिंग होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, किसकी कोटिंग होती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। इसको हटाने के लिए, इसको वहां से हटाने के लिए जिससे वो आप जला सको मैग्नीशियम को, इसलिए हमको इसको रब करना पड़ता है। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रब करना पड़ता है क्योंकि कोटिंग किसकी है उसके ऊपर? मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ठीक है, तो आप इसके लिए मेरे पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां मैंने पूरी एक्टिविटीज कवर कर रखी हैं। आपको फिर यार कहीं और जाने की जरूरत क्या है? इतनी सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और वो भी सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ नहीं ले रहा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए साथ इसलिए लगा हुआ हूं कि जिससे आपकी मेहनत को और ज्यादा सशक्त कर सकूं, है ना। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आ गया, आपसे कह रहा है नेम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन आयरन फिलिंग्स आर हीटेड विद डाइल्यूट HCl। देखो, अगर हम आयरन फिलिंग्स का मतलब सीधा सीधा क्या है? आयरन फिलिंग्स का मतलब है आयरन। ठीक है, अगर मैं आयरन को किसके साथ रिएक्ट करूं? डाइल्यूट HCl यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करूं, तो मेरे को क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ये जो थर्ड लिखा हुआ, सेकंड लिखा हुआ, थर्ड लिखा हुआ, इसके लिए मैंने अभी आपको ऑक्सीडेशन नंबर समझाया है। ठीक है, उसी पर ये क्वेश्चन आधारित है। आप कहोगे अगर मैं यहाँ पे आयरन की हाइड्रोक्लोराइड गैस से रिएक्शन करूंगा तो मेरे पास जो कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा मेरा FeCl2, ठीक है, जिसे फेरिक क्लोराइड कह सकते हो। और एक आपके पास क्या बनेगा? फेरस क्लोराइड कह सकते हो। और एक आपके पास क्या निकलेगा प्रोडक्ट? H2, जिसे आप हाइड्रोजन गैस कहते हो, जो कि इसमें बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, अब ये जो FeCl2 है, ये मेरा आयरन 2 है या आयरन 3 है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। Cl के पास जो ये आया हुआ नंबर है, ये किसका है? ये भाई Fe का ही तो नंबर है। तो इसका मतलब है कि यहां पर जो Fe की वैलेंसी है वो कितनी है? दैट इज +2। तो इसलिए ये कैसा आयरन है? तो ये आपका आयरन सेकंड है। क्या है? आयरन सेकंड क्लोराइड है। ठीक है, और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। अब आप खुद देखो कि ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है। वाटर वाला गलत, ये गलत। आयरन सेकंड या आयरन थर्ड? तो आयरन सेकंड। आपको आयरन सेकंड, आयरन थर्ड आपको उसके साथ वाले एलिमेंट की वैलेंसी से पता चलेंगे। ठीक है, उसके नीचे जो लिखा हुआ होगा, तो वहां से आप पता लगाना। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है और यहां पर आपका सपोज करो 2 लिखा हुआ है, तो उस केस में आयरन की वैलेंसी 3 होगी, जैसे अभी आपने देखा था। ठीक है, Fe3SO4 का होल ट्वाइस देखा था ना, तो वो Fe2SO4 का होल थ्राइस अभी सबसे पहले रिएक्शन में जो सिखाया था। आयरन 2 आयरन 3 वहां से पता चलेगा। ठीक है, आयरन 2 आयरन 3 उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ठीक है, अब आप खुद बताओ, यहां पर अगर चेक करोगे तो यहां पर आपको साफ देखते हुए पता चल रहा है कि Fe के साथ क्लोरीन जुड़ गई। ठीक है, अब क्लोरीन का जुड़ना, क्लोरीन का हटना, ये तो कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन को नहीं बताता। लेकिन अगर मैं HCl और यहां पर देखूं तो Cl ने अपने पास से किसको रिमूव किया है? हाइड्रोजन को रिमूव किया है। तो यानी कि यहां पर अगर देखो, यहां हाइड्रोजन एक था और यहां हाइड्रोजन 2 हो गए, इसका मतलब यहां तो रिडक्शन हुआ है। यहां तो रिडक्शन हुआ है, तो इसका मतलब FeCl2 में क्या हुआ है? FeCl2 में ऑक्सीडेशन हुआ होगा। ठीक है, आगे बात समझ। हालांकि हमसे पूछा नहीं था, ये तो मैंने आपको बता दिया, पर इसका ऑप्शन जो होगा वो सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हेन SO2 यानी कि जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करोगे तो आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? देखो, जब ये रिएक्शन होती है, एक चीज तो बड़ी आपको कॉमन है, वो आपको देखते ही पता चल जाएगा। H2 और O2 देखते ही एक चीज तो पता चल गई कि पानी तो जरूर बनने वाला है, H2O तो पक्का बनने वाला है। ठीक है, अब बच जाएगी अकेली सल्फर, और अकेली सल्फर अकेली ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन कौन लेके चला जाएगा? वाटर लेके चला जाएगा। अगर हम इसको बैलेंस करना चाहें तो बैलेंस भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं बैलेंसिंग पे ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, फिलहाल मैं आपको कंपाउंड बनाकर दिखा रहा हूं। तो हमें अच्छा बैलेंस, अरे यहाँ बैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी ना, यहाँ बैलेंसिंग कर रखी है भाई। ठीक है, अब बैलेंसिंग भी चेक कर लेते हैं। अगर हम बैलेंसिंग देखें, अगर मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन हो गई 4, यहाँ 4 करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन सल्फर कितने हो जाएंगे? 2 और 1 3, तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही आपको दिख रहा है? कौन सा ऑप्शन आपका सही है? आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहां बैलेंसिंग करनी इसलिए जरूरी क्योंकि चारों ऑप्शन में बैलेंसिंग वाला ही खेल कर रखा है उन्होंने।
ठीक है, आ गया समझ? कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान क्वेश्चन था, जो कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं था ना, बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भाई ये वाले क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, इसलिए अगर आपको इसका बेसिक समझना है ना, तो आप इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्टिविटी वाली मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, वहां मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, एनोड कैथोड, एनोड पे कौन जाएगा, कैथोड पे कौन जाएगा, वो सारी चीजें मैंने वहां बहुत अच्छे से समझाई है और रेशो भी बताया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर याद रखना, जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप पानी का करते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो है, जो मोल रेशो है, मतलब जिस रेशो में वो आपका गैदर्ड होती है, जाकर इकट्ठी होती है, याद रखना वो 2:1 है। कितना है? 2:1 है, यानी कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम के मुकाबले डबल होता है। तो इसलिए जो रेशो आता है वो कितना आता है? 2:1 आता है। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है, 2:1 बिल्कुल सही आंसर है। और ध्यान रखना, यहां पर कई बार एग्जामिनर उल्टा भी कर सकता है इसको। अगर वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशो पूछ लेता, तब रेशो 1:2 हो जाता। ये चीज याद रख लेना, इसको भी शिफ्ट कर सकता है वो। ठीक है, कहीं आपको आसान क्वेश्चन लगे और आप आसान क्वेश्चन में भी मात खा जाओ। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को जरूर ध्यान से देख लेना कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सीक्वेंस में लगे हुए हैं तो 2:1, और अगर ऑक्सीजन पहले लिख दिया उसने गलती से क्या, खैर जानबूझ के ही लिखेगा, ऑक्सीजन पहले लिख दिया हाइड्रोजन बाद में लिख दिया, तब रेशो उल्टा हो जाएगा, तब पलट जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ ये आपका अच्छा है। इसमें से 4 ऑप्शन आपके से देकर पूछ रहा है, इसमें से किसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा। देखो, रिएक्शन दो तरीके के प्रोसेस शो करती है। ठीक है, कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत सारी हीट लिबरेटेड होती है, बाहर निकलती है, उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिसमें भी हीट बाहर निकले, जिसमें भी हीट एग्जिट करे, ऐसे याद रख लेते हैं, एग्जिट से ही एक्सो बना है। जिसमें भी हीट बाहर निकलेगी वो सारी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगी, और जिसमें भी हीट अंदर आएगी, ईएनडी से याद रखो अंदर, जिसमें भी हीट अंदर आएगी वो सारी की सारी रिएक्शन आपकी एंडोथर्मिक कहलाती है। ठीक है, जिसमें हीट क्या करती है? एंटर करती है। ठीक है, एंटर करती है, तो वो सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि इसमें कौन ऐसी रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्ब या हीट को अंदर की तरफ एंटर करवाएगा। मतलब एंटर का मतलब एब्जॉर्ब भी है कि हीट एब्जॉर्ब करती है, उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन करवाने के लिए। कुछ रिएक्शंस करने के बाद हीट देती है, कुछ रिएक्शंस को हीट चाहिए होती है पहले से ही, क्योंकि वो रिएक्शन परफॉर्म करेंगी। अब डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का जैसे आप डाइल्यूशन करोगे इसमें भाप निकलती है बाहर की तरफ, तो वो साफ साफ अंदाजा है कि हाँ यहाँ पर हीट इवॉल्व होगी, बाहर निकलेगी। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, आप इसको तो आप करके भी देख सकते हो, नाक के पास अपनी उंगली रखोगे, जब आप नाक से सांस छोड़ोगे तो आपकी उंगली पर कुछ गर्माहट आपको महसूस होगी, तो इसका मतलब आप जो हीट है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहे, बल्कि आप रिलीज करते हो रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, इसके बाद अगर हम कंडेंसेशन की बात करें, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स का मतलब होता है पानी को ठंडा करना। पानी को ठंडा करने के लिए हीट ऑलरेडी बाहर निकलती है, अगर एब्जॉर्ब हो जाएगी तो पानी ठंडा थोड़ी होगा, पानी तो गर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन जो बी है, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस आपको पता होगा। ठीक है, ड्राई आइस यानी कि जो आपकी ड्राई आइस होती है, जो सूखी आइस होती है उसको ड्राई आइस कहते हैं, इसका सब्लिमेशन होना। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जब कोई चीज सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए विदाउट कमिंग इन द फेज ऑफ लिक्विड। जब कोई भी चीज सॉलिड से सीधा गैस में बदलती है बिना लिक्विड के फेज में आए हुए, तो वो सब्लिमेशन कहलाता है। और अगर वो लिक्विड में नहीं आना चाहती तो उसके लिए उससे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और एनर्जी रिक्वायरमेंट इन टर्म्स ऑफ हीट वो उसको एब्जॉर्ब करती है। वो इतनी हीट अपने पास रखती है कि वो डायरेक्ट सॉलिड से किस में बदल सके? गैस में, लिक्विड में ना आए। तो उस केस में सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस जो है वो बेटर एग्जांपल बन जाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस का। याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सवाल आपके पास आ चुका है, आपसे कहा गया है व्हेन सिल्वर इज एक्सपोज टू एयर, जब आप सिल्वर को एक्सपोज्ड करते हो एयर में तो उसके ऊपर एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है। ठीक है, आपने देखा भी होगा, जो आपके घर में देखो, माता है, आपकी बहन है, आप भी कभी कभी चांदी की अंगूठी शायद आपने पहनी हो, तो चांदी की अंगूठी आपने देखा होगा कुछ समय बाद काली पड़ जाती है चांदी। तो उसके ऊपर कुछ ग्रेइश कोटिंग आ जाती है, कुछ ब्लैकिश कोटिंग आ जाती है चांदी के ऊपर, जिसकी वजह से चांदी को हम कहते हैं कि चांदी काली पड़ गई। ठीक है, वास्तव में वो क्या होता है? वो सिल्वर का कोरोजन ही होता है। अब वो ब्लैक कोटिंग उस पर आती क्यों है? क्योंकि जब आप सिल्वर को ओपन एटमॉस्फेयर में एक्सपोज करवाते हो, तो ओपन एटमॉस्फेयर में आपको पता है क्या क्या चीजें मौजूद है। तो अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर की बात करें तो ओपन एटमॉस्फेयर में हमारे पास ह्यूमिडिटी है। ठीक है, हमारे पास ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है,
ठीक है, और हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं सल्फर कंपाउंड्स। कौन रहते हैं? सल्फर कंपाउंड्स मौजूद रहते हैं। ठीक है, तो चांदी के काले पड़ने के पीछे जो वजह है वो इन्हीं सल्फर कंपाउंड्स की है। जब आपकी जो सिल्वर है, जब ये एक्सपोज होता है एयर में, तो एयर में मौजूद होता है हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, H2S। जैसे ही सिल्वर की रिएक्शन इस सल्फर कंपाउंड से होती है, तो सिल्वर अपने आप को एक्सपोज करके क्या बनाता है? वो बनाता है सिल्वर, क्या बनाता है? सिल्वर सल्फाइड, यानी कि Ag2S, ये बनाता है। और हाइड्रोजन गैस एक्चुअली वो तो आपकी हल्की गैस है, वो तो बाहर की तरफ इवॉल्व हो जाती है। तो यहां पर क्या बनता है? यहां पर बनता है सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से क्या होता है? सिल्वर पर आ जाता है कोरोजन। क्या आ जाता है? कोरोजन आ जाता है, जिसकी वजह से सिल्वर हमारा ब्लैक पड़ जाता है, उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाती है। तो याद रखना, सिल्वर को जब भी आप एयर में एक्सपोज करोगे तो उस पर जो ब्लैक कोटिंग आती है वो वास्तव में सल्फाइड की मौजूदगी की वजह से आती है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। और ये वाटर में इनसॉल्युबल भी होते हैं। ठीक है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में मिलते भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाती है? एक ब्लैकिश कोटिंग आपकी चढ़ जाती है। दैट्स वाई वो पानी से भी नहीं धुलता ना। ब्लैकिश कोटिंग, जब सिल्वर काली पड़ जाती है, चांदी काली पड़ जाती है, तो पानी से थोड़ी साफ होती है। फिर उसके लिए कंपाउंड्स लगाए जाते हैं। सुनारों के पास आप जाते हो, वो कंपाउंड लगाते हैं, उसको साफ करते हैं ब्रश ब्रश से, तब जाके चांदी वापस से व्हाइट होती है। ठीक है, तो वो जो ब्लैक कोटिंग उस पर आई है वो बिकॉज, क्योंकि सल्फर कंपाउंड्स आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद थे, उनकी रिएक्शन होने की वजह से सल्फर सिल्वर सल्फाइड बनी, जिसकी वजह से उसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई। आई होप यू गॉट इट, है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सब्सटेंस एक्स, एक सब्सटेंस एक्स है विच इज यूज्ड इन व्हाइट वॉशिंग, जिसका इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में किया जाता है, इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग अ लाइम स्टोन। वो लाइम स्टोन को हीट करने पर मिलता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में। तो बताओ वो एक्स कंपाउंड क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैल्शियम से जुड़े हुए 3 कंपाउंडों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम से जुड़े 3 कंपाउंड आपके होते हैं। एक आपका होता है CaCO3, एक आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस, और एक आपका होता है CaO। याद रखना, ये जो CaCO3 होता है, दिस इज नोन एज द लाइमस्टोन। इसको आप लाइमस्टोन कहते हो, मार्बल। CaOH का होल ट्वाइस, इसका कॉमन नेम है सिलेक्ट लाइम, इसको सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। और CaO ये कहलाता है आपका क्विक लाइम। क्या कहलाता है? क्विक लाइम। तो क्या होता है जब हम किसको, लाइमस्टोन को हीट करते हैं, तो लाइमस्टोन कौन है? CaCO3। जब आप CaCO3 को हीट करते हो, तो हीट करने पर आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है CaO प्लस CO2। ये जो CaO है, यही आपका इस्तेमाल किया जाता है, यही वो एक्स है जो इस्तेमाल होता है फॉर व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी दीवारों को पेंट करने के लिए व्हाइट कलर से, जिसको हम व्हाइट वॉशिंग कह देते हैं। तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो CaO होगा। लाइमस्टोन को हीट करने पर जो व्हाइट वॉशिंग कंपाउंड आपको मिलता है, दैट इज नोन एज द क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज डिनोटेड एज CaO, जिसको CaO से डिनोट किया। आई होप यू गॉट इट। आ गया क्वेश्चन समझ? ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रहा हूं, मैं आपको उसके पीछे की सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर हम CaOCl2 की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं? CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर कहलाता है। ठीक है, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है। CaOH का होल ट्वाइस अभी मैंने बता दिया, इसको क्या कहा जाता है? सिलेक्ट लाइम कहा जाता है। CaO, दिस इज क्विक लाइम, ये आपका क्विक लाइम है। और CaCO3, इसको लाइमस्टोन कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? लाइमस्टोन कहा जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अटेम्प्ट करेंगे। अभी हमने एंडोथर्मिक प्रोसेसेस देखे थे, अब वो पूछ रहा है इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस है। अब आप जानते हो एक्सोथर्मिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं जिसमें हीट आपकी रिलीज होती है, बाहर निकलती है रिएक्शन के वक्त। ठीक है, तो याद रखना, ये जो क्विक लाइम और वाटर जब इसके साथ रिएक्ट करता है, तो भाई ये हाइलो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। इसमें भाप बाहर निकलती है ना, हीट बहुत सारी बाहर निकलती है। तो ये पहली रिएक्शन बिल्कुल सही बात है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जैसे ही कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाई जाती है, वो सिलेक्ट लाइम बनाता है। ठीक है, और बहुत सारी हीट वहां से बाहर निकाल देता है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड, एसिड का कभी भी डाइल्यूशन करोगे हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होती है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड। अच्छा, एवापोरेशन ऑफ वाटर, एवापोरेशन ऑफ वाटर में हीट बाहर निकलती है, ये हीट एब्जॉर्ब होती है। आप खुद सोचो, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है, तो गड्ढे से जो पानी है वो बाहर की तरफ हीट छोड़ेगा, या हीट जब उस पर पड़ेगी तब पानी एवापोरेट होगा?
आप कहोगे जब हीट यानी कि सूरज की किरणें उसके ऊपर पड़ेंगी तो पानी धीरे-धीरे एवापोरेट हो जाएगा। तो वहाँ हीट रिलीज़ थोड़ी हो रही है, वहाँ तो हीट एब्ज़ॉर्ब की जा रही है। तो ये तो आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ये नहीं होगी। सब्लिमेशन की कोई भी रिएक्शन हो वो हमेशा एंडोथर्मिक होती है, क्योंकि यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनती है। ठीक है? तो यहाँ हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है डायरेक्ट उसको गैस में बनाने के लिए। तो थर्ड और फोर्थ तो मेरा बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट एंड सेकंड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आप देख रहे हो एक क्वेश्चंस को हम दूसरे क्वेश्चन के साथ कैसे लिंक करके हम अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते, इसलिए मैंने बोला कि ये सच में बहुत क्लास आपके लिए बेनिफिट है। और अगर आप यहां तक बने हुए हो तो यकीन मानो आपको इसके बाद केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आने वाली। आप इसी कंसेप्ट इसी स्ट्रेटेजी के साथ फॉलो करोगे और डेफिनेटली हर क्वेश्चन आप केमिस्ट्री का अटेम्प्ट कर जाओ। ठीक है? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्वेश्चन में कह रहा है एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू, किसकी वजह से? ठीक है, ये आपकी डीकंपोजिशन के टाइप की ही रिएक्शन है। मैंने बताया था ना डीकंपोजिशन में 3 टाइप की रिएक्शन होती है। कौन-कौन सी? एक आपकी होती है हीट की वजह से, जिसे आप थर्मल डीकंपोजिशन के नाम से जानते हो। एक होती है लाइट की वजह से, जिसे आप फोटोन डीकंपोजिशन के नाम से जानते हो। और एक होती है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, जिसे आप इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस कह देते हो। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे आप याद रखो NaCl का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, वाटर का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, यहाँ पर हम इनको डिकम्पोज कर सकते हैं। लाइट के केस में हम AgCl का, ठीक है, AgCl2 का या फिर AgBr2 का, इसका डिकम्पोजिशन करते हैं। और बाकी जो बच गई वो सब आपके हीट के उसमें आती है। ठीक है, जैसे आप कॉपर क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट, इन सबका जब आप डिकम्पोजिशन करोगे तो वहां आप हीट प्रोवाइड करवाओ। तो लाइट के केस में 2 ही एग्जांपल हैं, या तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड। वो आपसे कह रहा है अगर हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के एक्सपोजर में लाएं तो लॉन्ग समय पर उसकी जो ब्राइटनेस है वो व्हाइट से ग्रे हो जाती है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन होता है किसका? अब इसकी रिएक्शन देखो। जब मैं AgCl2 का डीकंपोजिशन करूंगा, डीकंपोजिशन सॉरी, इसकी रिस्पेक्ट में थोड़ी, इसकी रिस्पेक्ट में, लाइट की रिस्पेक्ट में, जब मैं AgCl2 का डिकम्पोजिशन करूंगा तो मैं देखूंगा कि मेरा सिल्वर अलग हो जाएगा और सिल्वर के साथ जो क्लोरीन पहले जुड़ी हुई थी वो क्लोरीन मेरी अलग निकल जाएगी। अब सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट कलर होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। ठीक है, जो ये सिल्वर क्लोराइड होता है इसका व्हाइट कलर सिर्फ इसलिए व्हाइट कलर रहता है क्योंकि इसके पास क्लोरीन मौजूद होती है। लेकिन जैसे ही सिल्वर से क्लोरीन अलग होती है तो सिल्वर आपका कैसे कलर का हो जाता है? ग्रे कलर का हो जाता है। तो वास्तव में सिल्वर क्लोराइड ग्रे ग्रे कलर की क्यों हो रही है? क्योंकि यहां पर डिकम्पोजिशन होता है। किसका? सिल्वर क्लोराइड का। डिकम्पोजिशन यानी कि यहां पर उस एलिमेंट को उससे अलग कर दिया जाता है जो उसकी ब्राइटनेस को बनाए हुए था, जो जो कौन है? क्लोरीन। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है क्या फॉर्मेशन हुआ है सिल्वर का बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड? बिल्कुल बात सही है भाई, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन करके ही तो सिल्वर बनी है। बिल्कुल बात सही है। सब्लिमेशन, भाई सब्लिमेशन का तो कोई लेना देना नहीं है। सब्लिमेशन तो वो होता है कि सिल्वर क्लोराइड सीधा भाप बन के उड़ जाए, तो नहीं, क्यों उड़ेगी भाप बन के? सिल्वर तो बची रह गई। ठीक है, डिकम्पोजिशन हुआ है क्लोरीन गैस का? नहीं जी, डिकम्पोजिशन तो पूरा ही सिल्वर क्लोराइड का हुआ है। क्या ऑक्सीडेशन हुआ है सिल्वर क्लोराइड का? तो बिल्कुल नहीं, ना तो हाइड्रोजन रिमूव हुई है ना ऑक्सीजन गेन हुई है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही केवल यहां पर सूटेबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, समझने लायक क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन भी आपको लैंग्वेज में कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे तो बहुत, मतलब बहुत छोटा सा बेसिक यहाँ पर बस काम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चंस देखने में इतना बड़ा लग रहा है कि ना जाने इसमें क्या क्या पूछ रखा है। आपसे कह रहा है 3 बीकर यहाँ पर गिवन है A, B एंड C, और हर बीकर में 25 ml वाटर आपने टेकन किया हुआ है और स्मॉल अमाउंट उसमें मिला रखा है। जैसे बीकर ए में आपने NaOH मिला रखा है। मैं ये कहूँ अगर ये बीकर ए है, ये बीकर बी है, ये बीकर सी है। ठीक है, ए बीकर में हमने क्या मिलाया हुआ है? NaOH। बीकर बी में हमने क्या मिलाया हुआ है? कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4। और बीकर सी में हमने मिलाया हुआ है NaCl। हमसे कह रहा है ए बी एंड सी में मिलाया हुआ है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट देयर वॉज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशंस कंटेन्ड इन बीकर ए एंड बी। ए और बी का जो टेम्परेचर है वो दोनों का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। वेयर एज इन केस ऑफ बीकर सी, जबकि सी के बीकर में टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन फॉल्स हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो जाता है सी वाले बीकर का। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। देखो सारा खेल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। भाई आप ये तो जानते हो कि एक्सोथर्मिक में हीट बाहर निकलती है और एंडोथर्मिक में हीट आपकी एब्जॉर्ब होती है। अब आप सीधी सी बात मुझे बताना,
जब अगर आपने कहीं ये चीज़ चेक करी हो, जैसे सपोज़ करो कि कहीं गड्ढे में पानी भरा हुआ है, ठीक है? मतलब आपने ज़रूर यार कभी ना कभी तो ये देखा होगा, गड्ढे में पानी भरा हुआ है, पानी भाप बन के सारा उड़ गया और अपने पीछे क्या छोड़ गया? कीचड़ छोड़ गया, ठीक है? कीचड़ छोड़ गया, थोड़ी-थोड़ी मड छोड़ गया, है ना? और हल्की-फुल्की गीली-सी मिट्टी छोड़ गया। जब आप इस पे हाथ लगाओगे, मुझे ये बताओ आपको गरम महसूस होगी मिट्टी या ठंडी? कैसी होगी? ठंडी महसूस होगी। तो बस याद रखो कि जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर हमेशा फॉल हो जाता है। लेकिन जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो टेम्परेचर हमेशा राइज कर जाता है क्योंकि उसका पहचान कैसे लगती है? भाई आप किसी भी एसिड को डाइल्यूट करो, तो आप उसके बीकर पे हाथ लगाओगे ना तो आप पाओगे बीकर गर्म होता जा रहा है। ठीक है? या आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाओ, तो आप पाओगे बीकर गरम हो गया। तो वो हाथ टच करने पे ही तो पता चल रहा है बीकर गरम हो गया, इसका मतलब हीट बाहर निकले। भाई आप अपने चाय का कप लो, चाय के कप पे हाथ लगाओ, आपको गरम महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि चाय के कप में जो चाय है वो क्या है? वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर रही है। उसमें से हीट बाहर निकल रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ता है, जबकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर घट जाता है। तो जहां टेम्परेचर घटा है, इसका मतलब वहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है। और जहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब वहां पर कौन सी रिएक्शन हुई है? एक्सोथर्मिक। अब आपसे ऑब्जर्वेशन में कह रहा है ए एंड बी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है, आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है। ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है? इन बीकर ए एंड बी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। भाई आप साफ साफ देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ए और बी का, तो एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल गलत है। फिर कह रहा है क्या बीकर सी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी? बीकर सी में टेम्परेचर डाउन हो रहा है और डाउन में एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होती, बल्कि डाउन में क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ही बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देखो क्वेश्चन लैंग्वेज में कितना बड़ा था, लेकिन जब हमने सॉल्व किया तो कितनी आसानी से हम इसके सही आंसर पर पहुंचे। ठीक है? तो इसी तरह के अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपनी केमिस्ट्री को, अपनी फिजिक्स को, अपनी बायोलॉजी को, अपने मैथ को मेरे साथ अपनी अच्छा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मेरे को पता चलें जो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, तो डेफिनिटली आप बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म पर हो। एम्बिशन एकेडमी हापुड़ आपके साथ है और आपको बस एक काम करना है और वो एक काम छोटा-सा ये है कि आपको चैनल सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है? जय हिंद।